साथियों, मैं हूं नरेश भारी और आज हम इस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, उस पद की ऐसी बात वो पढ़ते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि तृतीय और चतुर्थ जो गणतंत्र थे उनके वो संसदात्मक व्यवस्था थी, लेकिन पंचम गणतंत्र एक तरीके की सेमी प्रेसिडेंशियल या जिसे रैशनलाइज्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है वो है। मोरिस थोरेज का कथन है कि राष्ट्रपति को पंचम गणतंत्र में संविधान में 19वीं शताब्दी के सम्राटों में सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, यानी इतना शक्तिशाली पद कोई अन्य गणतंत्र में नहीं है। थर्ड और फोर्थ गणतंत्र में 16 राष्ट्रपति हुए और वो 16 राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में सामान्यतः जो प्रमुख होते हैं रिपब्लिक के, वो एक नॉमिनल पद है। इसी वजह से थके मांदे वृद्ध थे, चार जिनकी एज हमेशा ज़्यादा होती थी। और फ्रांस ने जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थायित्व और उथल पुथल को जन्म दिया और उसी की बदौलत पंचम गणतंत्र का जन्म हुआ, तो वो इस बात से स्पष्ट है कि उन 16 में से 3 को इस्तीफा देना पड़ा, 2 की हत्या हो गई, 1 की मृत्यु हो गई और 16 में से केवल 5 ही कार्यकाल पूरा कर पाए। और बहुत ही कम समय में, यानी लगभग 60-70 वर्षों में 90 मंत्रिमंडल बदले गए, यानी एक मंत्रिमंडल की जो उम्र थी वो लगभग 6 से 7 माह थी। फ्रांस में राजनीतिक अस्थायित्व आया और राजनीतिक अस्थायित्व ने वहाँ की जनता को एक ऐसे नेतृत्व के अधीन कर दिया। उस नेतृत्व का नाम था चार्ल्स डे गोल। ये सेनाधिकारी थे, पहले राष्ट्रपति बने जो संसद सदस्य नहीं थे, यानी सेनाधिकारी के बाद में राष्ट्रपति बने। 40 से 46 देश के मान्य नेता रहे, यानी इतनी ज़्यादा स्वीकृति हो गई थी कि जैसा चार्ल्स डे गोल चाहते वैसा फ्रांस की जनता ने समर्थन करना आरंभ कर दिया था। फिर निर्वासित रहे, अस्थायी सरकार के प्रधान रहे और 1947 से 52 चतुर्थ गणतंत्र में विरोधी पक्ष के राजनीतिक नेता रहे। उसके उपरांत अल्जीरिया में जो फ्रांस की कॉलोनी थी वहाँ संकट पैदा हुआ और वहाँ डेगोल के समर्थकों ने सरकार पर कब्जा कर लिया। तब से डेगोल का और ज़्यादा समर्थन स्टार्ट हो गया और चतुर्थ गणतंत्र में यह डिमांड उठने लगी कि हमें नया गणतंत्र चाहिए, नया संविधान चाहिए। और वह संविधान चार्ल्स डे गोल ने बनाया, या चार्ल्स डे गोल ने उसे स्वरूप प्रदान किया और चार्ल्स डे गोल ने कुछ शर्तें रखी और उन्हीं शर्तों के अधीन वह संविधान डेवलप हुआ। चतुर्थ गणतंत्र संस्थात्मक था, पंचम अर्धराष्ट्रपतीय है। प्लेंजा ने कहा कि राष्ट्रपति के परिवर्तित परम अधिकारों को देखकर राजा राष्ट्रपति यानी द किंग प्रेसिडेंट की असुखकर स्मृतियां जग उठती हैं। देखिए, द किंग प्रेसिडेंट किसने कहा? प्लेंजा ने। योग्यताएं, फ्रांस के संविधान में फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी फ्रांसीसी नागरिक बन सकता है। कार्यकाल मूल संविधान में 7 वर्ष था और सन 2000 में संशोधन द्वारा घटाकर इसे 5 वर्ष कर दिया। और 2008 का जो संशोधन था, जो बहुत बड़ा संशोधन था, ये लगभग 30-32 आर्टिकल में संशोधन हुआ था 2008 में। और टोटल आर्टिकल कितने थे? पहले 92 थे, वर्तमान में 89 है। तो इतना बड़ा संशोधन हुआ था। जैसे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वैसे ही 2008 में बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ। उसमें उसे 2 कार्यकाल की शर्त जोड़ दी, यानी राष्ट्रपति 2 से अधिक कार्यकाल नहीं रह सकता। पदच्युति आर्टिकल 68 में है, 2007 में इसमें संशोधन किया गया। ये हम देख चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं कि पहले जो आधार था वो क्या था, उसका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि राजद्रोह था, लेकिन वर्तमान में जो आधार है वो है ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटीज़ पेटेंटली इनकॉम्पेटिबल विद हिज कंटिन्यूइंग इन ऑफिस, यानी कर्तव्य निर्वहन में अगर अक्षमता है या उल्लंघन है तो। संसद हाईकोर्ट बुलाती है और हाईकोर्ट बुलाने का यह प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाता है, तब हाईकोर्ट बुलाई जाती है। और फिर हाईकोर्ट अगर उसे पास कर देती है तो दूसरे सदन में 15 दिन के अंदर 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। हाई कोर्ट की अध्यक्षता नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट करते हैं। भले ही हाई कोर्ट बुलाने का प्रस्ताव हो जो 1 महीने में हाई कोर्ट 1 महीने में करती है,
2/3 बहुमत से और सीक्रेट बैलेट से करती है। यानी हाई कोर्ट है वो क्या करती है, 1 महीने में 2/3 बहुमत से सीक्रेट बैलेट से उसे पास करती है। यानी भले ही हाई कोर्ट बुलाने का प्रस्ताव हो या हाई कोर्ट में पास करने का प्रस्ताव हो, दोनों प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। 1958 के संविधान में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था थी वो निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका चयन होता था, और यह निर्वाचक मंडल लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रतिनिधि होते थे अधिकांशतः। 1962 में संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन सेकंड था, उसमें इसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर दिया। संविधान संशोधन सेकंड आर्टिकल 11 के तहत किस प्रकार से राष्ट्रपति ने डायरेक्ट रेफरेंडम को भेजकर किया था ये हम पढ़ चुके हैं। चार्ल्स डिगोल ने ऐसा किया था। वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, और रन ऑफ वोटिंग यानी जिसे सेकंड बैलेट सिस्टम भी कहते हैं, सेकंड बैलेट सिस्टम, ये हम इलेक्टोरल सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकंड बैलेट सिस्टम यानी प्रथम बार अगर किसी को सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% + 1 अगर वोट ना मिले तो उस स्थिति में दोबारा मतदान होता है, और ये दोबारा मतदान होता है, ये टॉप 2 कैंडिडेट के बीच में होता है फ्रांस के प्रेसिडेंट के केस में। टॉप 2 कैंडिडेट के मध्य चुनाव होगा तो डेफिनेटली एक को बहुमत मिलेगा ही मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ और उसकी भूमिका। संविधान उन्हें राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष घोषित नहीं करता, लेकिन वो वास्तविक कार्यपालिका हैं, यानी नाम ये नहीं किया है लेकिन वो वास्तव में कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। उनमें शासन की समस्त शक्तियाँ निहित हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक शैल एंश्योर ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ही शैल एंश्योर बाय हिज आर्बिट्रेशन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्टेट। यानी संविधान का सम्मान होता है और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी और राज्य की निरंतरता, 3 बहुत महत्वपूर्ण और डेफिनेशनल कर्तव्य राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। ही शैल बी द गारंटर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ट्रीटीज। ये भी 3 और ज़्यादा और महत्वपूर्ण कर्तव्य हम राष्ट्रपति को देखते हैं। आर्टिकल 64 में कहते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक शैल बी द गारंटर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी। यानी जुडिशियल अथॉरिटी वहाँ वैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ एक सरकारी विभाग की तरह ही जुडिशरी कार्य करती है, लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता की गारंटी किसकी है, फ्रांस की राष्ट्रपति की है। तो इन 7 कर्तव्यों या इन 7 रोल से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार फ्रांस का जो राष्ट्रपति का पद है वो महत्वपूर्ण है, उसे कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी तथा अध्यक्ष है। समस्त सरकारी उत्सवों पर राज्य का प्रतिनिधित्व फ्रांस का राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं का प्रधान है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यह संसदीय परंपरा प्रतीत होती है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यह संसदीय परंपरा प्रतीत होती है, लेकिन यह कई अर्थों में अलग है। यह इस सेंस में अलग है कि वह अपने विवेक से करता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोअर हाउस में बहुमत प्राप्त हो। और यहाँ क्या है, राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री को फिर नेशनल असेंबली में विश्वास मत प्राप्त करना की आवश्यकता नहीं होती। यानी विश्वास मत प्राप्त नहीं करते, यद्यपि वो नेशनल असेंबली के प्रति अकाउंटेबल होते हैं और नेशनल असेंबली उनको रिमूव भी कर सकती है निंदा प्रस्ताव के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्री भी सदन के सदस्य नहीं होते। देखिए संसदीय व्यवस्था में सदन के सदस्य होते हैं, तो यहाँ सदस्य नहीं होते, यानी यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को रखा गया है, लेकिन यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका के संविधान जैसी नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके लिए उसे कोई सदन से प्रस्ताव आना जरूरी नहीं है। संविधान परिषद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के 3 सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अन्य राजदूत, सेना प्रमुख और समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति। कार्य की लंबी सूची है और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनमें पीएम और मिनिस्टर के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता भी नहीं होती। विधायिनी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर की जहाँ तक बात है, राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है और ये उन्हीं के द्वारा पढ़े जाते हैं, उन पर वाद विवाद नहीं होता। यानी राष्ट्रपति
संसद में संदेश पढ़ सकते हैं। संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं, और अगर विशेष सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं तो उसका अंत भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो वहाँ के जो सामान्य अधिवेशन होते हैं वो संसद कन्वीन करती है और संसद ही उन्हें भंग करती है, अंत करती है उनका। लेकिन विशेष अधिवेशन राष्ट्रपति कन्वीन करते हैं और राष्ट्रपति उसका अंत करते हैं। कानूनों के क्रियान्वयन का अधिकार राष्ट्रपति को है, एमपी को भी है। यानी कानून निर्माण का कार्य दो तरीके से होता है, वहाँ सरकार भी कर सकती है और संसद भी कर सकती है। सरकार यानी राष्ट्रपति कर सकते हैं और संसद सदस्य भी कर सकते हैं। ये क्रियान्वयन की बात नहीं, मैंने ये लेजिस्लेशन की बता दी, विधायन की बता दी। यहाँ कानून क्रियान्वयन का अधिकार तो सिर्फ राष्ट्रपति को है, जो सामान्यतः 10 दिन की अवधि में करना होता है, बशर्ते राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं भेजते हैं। अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए संसद को भेजा है तो अगर संसद उसे पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को 15 दिन में उसे लागू करना होता है। संविधान में संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं राष्ट्रपति, नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं। और ये जो व्यवस्था है कि नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं, ये संसदीय व्यवस्था से 3 अर्थों में अलग है। कैसे कर सकते हैं? पहला, यह प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के अध्यक्ष से परामर्श से होता है। यानी नेशनल असेंबली को भंग वो अपने विवेक के अधीन नहीं कर सकते। दूसरा, यह परामर्श ऐच्छिक है, न कि बाध्यकारी। तीसरा, यह अधिकार असीमित नहीं है। इस पर 2 प्रतिबंध हैं कि एक बार अगर आपने भंग कर दिया तो 1 वर्ष के अंदर दोबारा नहीं। दूसरा, जब आप विशेष शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आपातकाल का प्रयोग कर रहे हैं, आपातकाल की शक्तियों का, तो उस दौरान नहीं। कुछ विशेष विधेयकों को मंत्रिपरिषद और दोनों सदनों के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भी भेज सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या है? जैसा मैंने बताया, आर्टिकल 64 के तहत राष्ट्रपति को जुडिशियल इंडिपेंडेंस का गारंटर बताया गया है और यह कार्य वो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी की मदद से करेंगे। संविधान परिषद बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। फ्रांस के संविधान में हमने ये देखा है, आगे वाले और वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसके 3 सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विदेशिक संबंध, जैसे जो भी गणतंत्र है उनके एग्जीक्यूटिव हेड को जो शक्तियाँ होती हैं वो यहाँ भी राष्ट्रपति के है। संकटकालीन शक्तियाँ जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास होती है, वो यहाँ अनुच्छेद 16 में फ्रांस के राष्ट्रपति को है। लेकिन उस पर कुछ शर्तें हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो हम देखते हैं क्या है। वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिपब्लिक, द इंडिपेंडेंस ऑफ नेशन, द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स टेरिटरी और द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट आर अंडर सीरियस एंड इमीडिएट थ्रेट। हम देखते हैं कि 4 आधार दिए हैं। एंड वेयर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक अथॉरिटीज इंटरप्टेड, इसके अलावा एक आधार और दिया है। द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक शैल टेक मेजर्स रिक्वायर्ड बाय दीज सर्कमस्टांसेज, वो ऐसे में कदम उठा सकता है और इन कदमों को इन्होंने परिभाषित नहीं किया है। आफ्टर फॉर्मली कंसल्टिंग द पीएम, प्रेसिडेंट ऑफ बोथ हाउसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, यानी इन 4 लोगों के साथ विचार विमर्श के उपरांत यह करेगा और उसे राष्ट्र को संबोधित करना पड़ेगा और संबोधन में उसे ये बताना पड़ेगा कि वह क्या कदम उठा रहा है। द मेजर शैल बी डिजाइन टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक अथॉरिटीज एज स्विफ्टली एज पॉसिबल विद द मीन्स टू कैरी आउट देयर ड्यूटी। द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल शैल बी कंसल्टेड विद रिगार्ड टू सच मेजर्स। या हम क्या देखते हैं कि आपातकाल की शक्तियों का आधार बहुत वाइड है, 4 आधार हैं। इसके अलावा एक सिंपल है कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक अथॉरिटी, जो सामान्यतः किसी भी एक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ही जो अलग होता है उसे, और इसकी जो कंसल्टेशन के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है और वो क्या इसके लिए शक्तियाँ इस्तेमाल करेगा वो संविधान में डिफाइन नहीं है। बस इतना है कि वह उसे राष्ट्र के नाम संबोधित करेगा और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है उसके साथ भी कंसल्ट करेगा। अनुच्छेद 16 में आगे कहा गया है, पार्लियामेंट शैल सिट एज ऑफ राइट, पार्लियामेंट जारी रहेगी। द नेशनल असेंबली शैल नॉट बी डिजोल्व्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, राष्ट्रीय जो परिषद है, लोअर हाउस है, उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता जब आप विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने पहले भी देखा था। आफ्टर 30 days ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सच इमरजेंसी पावर, द मैटर मे बी रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बाई द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली, द प्रेसिडेंट सीनेट, 60 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और 60 सीनेटर, सो एज टू डिसाइड इफ द कंडीशन लेड आउट इन पैराग्राफ 1 स्टिल अप्लाई। यानी 30 दिन अगर आपातकाल लगे हुए हो गया तो दोनों सदनों के प्रेसिडेंट या 60 डिप्यूटीज या 60 सीनेटर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को ये मैटर रेफर किया जाएगा और ये देखेगी क्या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं।
द काउंसिल शैल मेक इट डिसीजन पब्लिकली एज सुन एज पॉसिबल। काउंसिल ऐसा निर्णय पब्लिकली करेगी और जल्दी से जल्दी करेगी। इट शैल एज ऑफ राइट कैरी आउट सच एन एग्जामिनेशन एंड शैल मेक इट डिसीजन इन द सेम मैनर आफ्टर 60 डेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ इमरजेंसी पावर और एट एन मोमेंट। यानी 60 दिन के बाद फिर से यह इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल उससे पहले भी ऐसा सोचती है कि जब जब इन्वेस्टिगेशन जरूरी है वो कर सकती है कि क्या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इमरजेंसी पावर को कंटिन्यू रखा जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो काउंसिल है वो कितनी महत्वपूर्ण है। फ्रेंच राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। देखा हमने ये अब तक फ्रांस के संविधान को देखा है, तो उसमें हमें समझ में आ गया कि यह पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, पूर्णतः प्रेसिडेंशियल भी नहीं है, सेमी प्रेसिडेंशियल है जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल के बावजूद भी प्रेसिडेंट्स को इतनी वाइड शक्तियां हैं, तो उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है उस पर विशेषज्ञों की राय जानते हैं। न्यूमैन कहते हैं कि राष्ट्रपति पद फ्रांस के प्राचीन गौरव की झलक मिलती है। आगे भी इसी प्रकार की बातें बोलते हैं, कथन पूरा नहीं है। एमजी गुप्ता कहते हैं कि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति हनोवर सम्राट के समान है। देखिए इस टाइप के जो पदबंध होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं कि किसने तो कहा कि इसमें किंग प्रेसिडेंट की असुकर स्मृति आती है और किसने कहा कि वह हनोवर सम्राट के जैसा है। अब यह बीए के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से इस पद की तुलना कीजिए कि किस अर्थ में। इसके लिए आप पैरामीटर डिसाइड कीजिए कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर और बाकी जो अन्य पावर शक्तियां हैं उनमें किस सेंस में यह दोनों पद आपस में अलग हैं और कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए मैंने फ्रांस के संविधान को 9 वीडियो में फिनिश करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, 10, 12, 15, 16 इतने मिनट्स के हैं। उसके बाद में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें कोशिश रहेगी कि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं उनका सार आपको बताया जाए। थैंक यू।